हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम लास्ट लेक्चर में ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने जैसे कि आप जानते हो, हमने लास्ट लेक्चर में एसी वोल्टेज को हमने पढ़ा था कैपेसिटर के अलोंग, और अभी तक हमने कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर इनको जब हमने इनके बारे में हमने पढ़ा कि अगर हम इन्हें एसी वोल्टेज में रख दें तो हमारा जो करंट है, यानी जो आपकी विद्युत धारा है जिसे आप आई से डिनोट करते हो, और जो आपकी वोल्टेज होती है, इन दोनों में क्या कनेक्शन आता है, ये आपने देखा कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता की हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने बात की थी एक एसी वोल्टेज की। इसमें भी हम एसी वोल्टेज लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका क्या है, एसी सप्लाई है, ठीक है। आपका यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया गया है जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं। देन आपका एक कैपेसिटर लगाया गया है और एक आपका इंडक्टर इस तरीके से सीरीज में लगाया गया है, यानी श्रेणीबद्ध रूप में इस तरीके से लगाया गया। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका क्या है, एसी सोर्स लगाया गया है, यानी आपको कैसी करंट मिलेगी, कैसी धारा मिलेगी, प्रत्यावर्ती धारा। कैसी मिलेगी, प्रत्यावर्ती धारा आपको मिलेगी। तो जब हम एक एसी सोर्स, यानी जो आपका प्रत्यावर्ती धारा का जो सोर्स है, स्रोत है, उसको जब हम एलसीआर सर्किट में लगाते हैं, तो जब हम इस तरीके के सर्किट में लगाते हैं तो हमारा जो फेजर डायग्राम होता है, यानी जो आपका वोल्टेज और आई यानी करंट का क्या रिलेशन होता है, हम ये समझेंगे। और हम कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आगे हम समझेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका क्या लगाया गया है, एक एसी वोल्टेज सोर्स लगाया गया है। इसका मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज या वोल्टता की जब हम बात करते हैं तो जो वोल्टेज लगेगा वो V = Vm sin ओमेगा t, ये आपका वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज, हमारा जो वोल्टेज होगा ये हमें इतना मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस लूप में किरचॉफ लॉ की। अगर हम इसमें किरचॉफ का नियम या किरचॉफ लॉ जो लगाते हैं, हम उसे लगाएं तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जब इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जब आपका करंट फ्लो करेगा आपका रेजिस्टर से, कैपेसिटर से और आपका इंडक्टर से, तो जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जब हम किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे या रूल लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, आप जानते हैं कि आपका करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ इंडक्टर से पास होगा, तो हमारे पास हम लिखेंगे इंडक्टेंस जो कि आपकी L है इंटू di/dt, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी जो आपका ये इंडक्टर है इससे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, प्लस नेक्स्ट है आपके पास I, यानी करंट किसके थ्रू, आपका जो रेजिस्टर है R, इसके थ्रू आपका करंट कितना पास हो रहा है, ठीक है, प्लस Q/C, यानी चार्ज जो कि आपका कैपेसिटर के थ्रू जो पास हो रहा है, कैपेसिटर से जो पास हो रहा है, वहां से प्रवाहित हो रहा है, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे जो कि बराबर होगा आपके V से
यानी जो वोल्टेज होती है, यानी जो आपने वोल्टेज लगाई है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज उस पे, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग वो ये आएगी। अब हम इसके फेजर डायग्राम की बात करते हैं। हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपके रेजिस्टर के, कैपेसिटेंस के और इंडक्टेंस के। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम फेजर डायग्राम पढ़ेंगे या फेजर डायग्राम को हम देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा उसमें हमारा वोल्टेज जो लगेगी पूरा आपका रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस तीनों की लगेगी। या तीनों की हम वोल्टेज और जो आपका करंट, यानी जितना आपने करंट पास किया है, ठीक है, उसके बारे में हम, उसके जो रिलेशन है उसको हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी रेजिस्टर के पास जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा या वोल्टता होगी वो बराबर होगी IM R के। इसके बाद आपके जो वोल्टेज है कैपेसिटर में वो होगी IM XC। जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है आपका ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी आपने पढ़ा था कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जो कि आपका रेजिस्टर की तरह एक्ट करता है। आपको रेजिस्टेंस की तरह आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसकी तरह ये एक्ट करता है। देन आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो कि आपका क्या है IM XL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जब हम, जो हमारे पास सर्किट है, अगर हम इन तीनों वोल्टेज का अगर हम सम करें, यानी अगर हम इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज, कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज और जो आपका रेजिस्टर है उसके थ्रू अगर वोल्टेज हम निकाले तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर होती, ठीक है। और ये हम V से डिनोट करते हैं, यानी सिंगल V से। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो जो आपकी फिगर B है, तो यहाँ पे जो आपका V है, जो ये आपका V है, ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल जो आपकी वोल्टता है, पूरी जो वोल्टता है उसको ये दर्शा रहा है, ठीक है। जो आपका ये ब्लैक वाली एरो है ये आपकी कैपेसिटर और इंडक्टर की वोल्टेज का सम ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है। और ये आपका क्या है, रेजिस्टर का वोल्टेज दिखा रहा है। तो आप ये जानते हैं, आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध की बात करते हैं, ठीक है, जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं यानी रेजिस्टर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपका करंट होता है और जो वोल्टेज होती है उस केस में वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने करंट और वोल्टेज जो कि रेजिस्टर पे वोल्टेज जो उस पे लगी है, उस पे ड्रॉप हुई है, उसको हमने एक ही लाइन में दिखाया है क्योंकि दोनों का फेज सेम होता है। अगर हम बात करें इंडक्टर की, जैसे कि हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था इंडक्टर, तो जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं करंट और जो आपका वोल्टेज है, आपने ये पढ़ा था कि जो आपका वोल्टेज होती है या वोल्टता होती है वो क्या करती है, लीड करती है या आगे रहती है, किससे, करंट से, कितना, π/2 एंगल आगे रहता है। तो इस तरीके से आपका जो ये करंट है ये आपका इस तरीके से शो किया गया है। तो आपकी जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दर्शाई गई है, दिखाई। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर में क्या होता है, जो आपकी करंट होती है, ठीक है, जो आपकी करंट होती है यानी I जो होता है वो वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है, कितना, π/2 एंगल से, कितने एंगल से, π/2 एंगल से। तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका कैपेसिटर की वोल्टेज है, ठीक है, जो आपकी कैपेसिटर की वोल्टेज है उससे जो करंट है वो π/2 आगे है, यानी इन दोनों के बीच में
90 डिग्री का एंगल है। तो आप देख सकते हैं, आपने ये पढ़ा है कि जो आपका कैपेसिटर होता है उसके केस में वोल्टेज और जो आपका करंट होता है इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। और हमने ये जाना था कि जो आपका करंट होता है यानी जो आपका I होता है वो π/2 लीड करता है, यानी 90 डिग्री लीड करता है आपका जो वोल्टेज है उस। तो हमने ये समझा था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये आपका जो पहला फेजर डायग्राम है, ठीक है, जो आपका फेजर आरेख है उसे हमने इस तरीके से बनाया है, जिसपे हमने तीनों जो आपके LCR है यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है, इन तीनों का जो हमने फेजर डायग्राम मर्ज करके इस तरीके से इसे दिखाया। अब हम ये जानते हैं, हमने जैसे अभी देखा कि हमने टोटल वोल्टेज या वोल्टता की जब बात करी तो हमने VR प्लस VL प्लस VC के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि अभी हमने ये देखा कि ये किसके बराबर होता है, टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। तो जब हम टोटल वोल्टेज के बारे में कह रहे थे तो हमने उसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखा है। यानी आप जानते हैं VC और VL दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके फर्स्ट जो ग्राफ है या पहला जो डायग्राम है, आरेख है, उसमें आप देख सकते हैं। तो हमने इन दोनों को सम किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं VC प्लस VL इस डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं VR की। तो हमने VR को जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में था, यानी VR जो आपका रेजिस्टेंस का जो एरो है, यानी रेजिस्टेंस का वो पोर्शन जो आपको वोल्टेज दिखा रहा है उसको हमने एज इट इज रखा है इस तरीके से। और जब हम टोटल वोल्टेज या वोल्टता की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ये V जो आपका ये सिंपल V से दिखाया। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको फेजर फॉर्म में दिखाएं। अब हम ये जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ठीक है। जो आपका बी फेजर डायग्राम है इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो VM आएगा, यानी जो आपका ये VM है, ठीक है, VM जो है, ठीक है, वो आएगा आपका इस तरीके से VM स्क्वायर इक्वल्स टू VR का स्क्वायर यानी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, तो आपका ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू प्लस VCM माइनस VLM का होल स्क्वायर। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसे हमने VC प्लस VL इसको ऐड किया है, तो इसकी वैल्यू आपकी VCM माइनस VLM होगी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो वोल्टेज के जो दोनों जो शो कर रहे हैं, जो डायग्राम शो कर रहा है या जो पॉइंटर शो कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में। तो इसलिए जब हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को लेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपका VR की वैल्यू यानी जो आपका रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दर्शाई गई है, दिखाई गई है। और जो आपकी नॉर्मल जो आप टोटल वोल्टेज ले रहे हो वो आपकी VM की वैल्यू इस तरीके से इसमें इस ग्राफ में हमने इस तरीके से दिखाई। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि VM का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आपका RM का होल स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM का स्क्वायर। तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको यानी VM की जो वैल्यू थी उसको इस तरीके से रख दी। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये वैल्यूज हैं इसको आप यहाँ पे रख देंगे, यानी इक्वेशन सेकंड में ये सारी वैल्यूज आप रख देंगे। तो जो आपका VM का स्क्वायर है
वो आप इसी तरीके से ऐसे ही रख देंगे। VRM का स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे IMR, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस VCM यानी IMXC माइनस IMXL, ठीक है, XC माइनस IMXL का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आप देख सकते हैं सब में आपके पास IM है, इसको आप बाहर निकाल देंगे यानी कॉमन ले लेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपका R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से हम लिख दें। अब हम यहाँ पे IM की वैल्यू निकालेंगे, तो जो आपकी IM की वैल्यू आएगी वो आएगी IM इक्वल्स टू VM अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो हम इस तरीके से IM की वैल्यू निकाल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो IM होता है वो करंट है, आपका मैक्सिमम करंट। VM आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो VM है। और जो नीचे आपको टर्म दिया गया है इसको हम Z से रिप्लेस कर देंगे, यानी हमारा जो ये इक्वेशन है वो बन जाएगा इस तरीके से। तो जो आपके पास ये इक्वेशन है इसमें जो ये Z है, यहाँ पे जो Z की वैल्यू है वेयर Z R स्क्वायर माइन प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो ये आपकी Z की वैल्यू यहाँ पे आप। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका फेजर है उसमें I और VR, जैसे कि हमने बात की, दोनों एक ही डायरेक्शन में है यानी दोनों पैरेलल है। और जो आपका VR और V है, ठीक है, VR और V है, उसके बीच का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है। जो आपका VR और V है इसके बीच का एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे फाई है। और जो आपका I है और VR है वो एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, हम ये जानते हैं। तो हम यहाँ पे फाई जो आपका है यानी tan फाई उसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरीके से बदल दिया है, यानी ये आपका रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका XC माइनस XL, हमने यहाँ पे VR की बात की थी, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अपने VC माइनस VL की बात की, वो हमने इस तरीके से, ठीक है, VRM और VCM और VLM इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर दिया। और ये Z जो आपका नीचे हमने वैल्यू ली, Z यहाँ पे आपने ली है, ये आपकी Z की वैल्यू है। तो इस Z को, ये भी आपका रेजिस्टर की तरह यानी LCR सर्किट में एक रेजिस्टर की तरह एक्ट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे उस वैल्यू की जगह Z को रख दिया है, यानी हमने इम्पीडेंस की वैल्यू रख। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और ये हमारा क्या है, इम्पीडेंस डायग्राम है। तो आपके पास जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan फाई की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास जो tan फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी VCM माइनस VLM अपॉन VR, ठीक है। तो आपकी जो फेजर डायग्राम है उससे आपकी tan फाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई, आप देख सकते हैं। ये आपका फेजर डायग्राम है, इससे हमने यहाँ पे tan फाई की वैल्यू निकाली। अगर हम इस इम्पीडेंस डायग्राम को देखें, ठीक है, इस इम्पीडेंस डायग्राम को देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो tan फाई की वैल्यू ये आएगी XC माइनस XL अपॉन R। तो ये इस तरीके से वैल्यू है।
अगर आपकी XC की वैल्यू इसमें, अगर XC की वैल्यू ज्यादा है XL से, तो यानी कि फाई जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, यानी कि जो आपका सर्किट है वो कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। सर्किट आपका कैपेसिटिव होगा। अगर जो आपकी XC है वो कम है XL से, तो आपका जो फाई है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी जो आपका इसमें सर्किट होगा ये इंडक्टिव। तो जब हमने ये LCR सर्किट की हमने बात करी और ये हमने न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली निकाली, हमने Z की वैल्यू निकाली, IM की वैल्यू निकाली, तो अब हमने क्या किया, इसका फेजर डायग्राम इस तरीके से शो किया। तो जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये भी एक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, अगर इसमें XC की वैल्यू ज्यादा होगी XL से तो ये कैपेसिटर की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर ये XC की वैल्यू कम होगी XL से तो ये इंडक्टिव की तरह रिएक्ट करेगा। तो अब हम इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं और इसका क्या देख लेते हैं, वेव, जो आपकी वेव है, या हम अब इसका फेजर डायग्राम और इसकी वेव फॉर्म का जो आपका ग्राफ है वो देख लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने वोल्टेज को V से दर्शाया है और जो आपका I है वो इस तरीके से I से दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाई है, जैसे कि हमने फेजर डायग्राम में ड्रॉ किया था। यहाँ पे आपने देखा था कि करंट आपके VR डायरेक्शन में है, यहाँ पे VR डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, आपकी करंट इस डायरेक्शन में है और ये आपका टोटल वोल्टेज जो है वो है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई है। और इस सर्किट के लिए जो टोटल वोल्टेज है वो इस तरीके से V से दिखाई गई है। और आप ये जानते हैं कि इस सर्किट के लिए यानी LCR सर्किट के लिए जो एंगल बनेगा वो ओमेगा एल होगा, यानी जो उसका फेज होगा वो ओमेगा एल का होगा। तो इसको हमने यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में इस तरीके से दिखाया है, यानी जो V है उसकी वैल्यू, उसका फेज जो है या उसका जो एंगल है वो ओमेगा T1 है, और V और I के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो फाई का है, यानी जो आपका I है यानी जो करंट है वो लीड कर रहा है, यानी वो आगे है किससे, वोल्टेज से, और कितना है, फाई एंगल। अब जब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ग्रे कलर का है, स्लेटी रंग से आपका करंट दिखाया गया है और नीले रंग से आपका क्या दिखाया गया है, वोल्टेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो फाई का आ रहा है, और आप इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ करें। अब हम इसके एनालिटिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बच्चों अब हम इसके एनालिटिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्टिंग में किरचॉफ लॉ लगाया था और हमारा जो सर्किट था उसमें जो हमारे पास वोल्टेज की जो इक्वेशन आई थी, जैसे कि हमने अभी करा है यहाँ पे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आई L di/dt प्लस RI प्लस Q/C इक्वल्स टू V। और हम ये जानते हैं कि V हमारा Vm साइन ओमेगा t के बराबर है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो आपका I है वो करंट है। ठीक है, वो करंट होता है जिसे हम dq/dt से इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। अब जो आपका di/dt होगा इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे फिर से, यानी अवकलन कर देंगे,
तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इनको हम इस इक्वेशन 1 पे रख देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो जाएगी L डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी का स्क्वायर प्लस R डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू बाय सी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सारी वैल्यूज रख देंगे, यानी जो आपकी जो हमने ये थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज निकाली ये, और जो आपकी इक्वेशन 2 की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन 1 में इस तरीके से रख दी। अब हम ये जानते हैं कि जो ये इक्वेशन है वो किसके लिए है, डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए है। और हमारे पास हम इसके लिए एक सोल्यूशन सोचते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा, उसे अज्यूम करते हैं, वो हमारा होगा Q इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन है या आंसर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस तरीके से तो आपकी जो ये इक्वेशन है ये हो जाएगी क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। और आप फिर से इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर, आपके पास ये आ जाएगा माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमने क्या किया है, इसका सोल्यूशन अज्यूम किया है, क्यू की वैल्यू अज्यूम करी इस तरीके से, और हम इसे इस तरीके से रख दें। अब हम इसे फोर्थ इक्वेशन, ये आपका फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गई। तो हम 5, 6 और 7th इक्वेशन को अपनी इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सी और एक्सएल, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन थी एक्सी और एक्सएल वो हमारी इस तरीके से आई है कि जो आपका एक्सी होता है आप जानते हैं वो 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है, और जो आपका एक्सएल होता है वो बराबर होता है आपका ओमेगा एल के। और जो हमने यहाँ पे आप क्या करेंगे, z की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे z से, जो कि आपका बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो इसके बराबर है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एम ओमेगा एल जेड आर अपॉन जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये आर अपॉन जेड है इसको हम कॉस फाई रख देंगे, लेट आर अपॉन जेड इक्वल्स टू कॉस फाई, और आपका एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड इसको हम रख देंगे साइन फाई। तो
जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इससे हमारी 10 की वैल्यू आ जाएगी। सो आपका 10 फाई, आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन अपॉन कॉस, तो 10 फाई आ जाएगा। यानी आप इस तरीके से करेंगे इसे, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। तो यहाँ पे जेड जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 10 फाई के बराबर होता है। आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर होता है। ये आपके एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम फाई की वैल्यू देखें तो फाई की वैल्यू आएगी आपकी फाई इक्वल्स टू, आपका 10 इधर चल जाएगा, 10 इनवर्स यहाँ पे आप ले जा लेंगे, तो ये आपका एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो फाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सारी वैल्यूज को, तो आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब आप सारी वैल्यूज को, इसको और जो आपकी पिछली जो आपकी इक्वेशन आई, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन आई उनको आप कंपेयर करोगे, तो आपके पास आ जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशंस वी गेट Vm equals to Qm omega Z equals to Im Z, जहां पे आपका Im है वो बराबर है आपका Qm ओमेगा के, ठीक है। जो आपका Qm ओमेगा है इसकी जगह हमने क्या रख दिया है, Im रख दी। और जो आपका थीटा है माइनस फाई, वो आपका माइनस पाई बाय 2 के बराबर है, या आप ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस फाई, इस तरीके से रखेंगे। तो आपका जो करंट आ जाएगा, यानी जो आपकी स्टार्टिंग में जो आपकी वैल्यू, आपने करंट की वैल्यू रखी है, यानी जो आपने सोल्यूशन में रखी है ये वैल्यू, तो ये आपकी जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे, यानी आई की जो ये वैल्यू है इक्वेशन 6, तो ये बदल जाएगी इस तरीके से, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, ये आई की वैल्यू है, आई इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे जो आई एम है, जो आपकी आई एम है वो बराबर है आपका, वो बराबर है आपका वी एम अपॉन जेड के, जो कि बराबर है आपका वी एम अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। यानी जो आपके पास फाई की वैल्यू आई वो कितनी आई, 10 इनवर्स, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। यानी ये जो वैल्यूज हैं ये हमने सब्स्टिट्यूट की, तो इस इक्वेशन में जो ये वैल्यूज है, आई एम की वैल्यू ये है जो आपको यहाँ पे आपने निकाली, वी एम अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और जो आपकी फाई की वैल्यू आई वो 10 इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर आई।
तो बच्चों आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज LCR सर्किट का करंट निकाल के दिखाया और जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया वो आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है और इसे लर्न करना है। तो आप इसे लर्न कीजिए और आगे के जो उसके क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।